हेलो दोस्तों, हम लगान के बारे में बात करने वाले हैं, रेंट के बारे में। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका संबंध रिकार्डो के लगान सिद्धांत से है। और रिकार्डो ने भूमि से संबंधित लगान का सिद्धांत दिया था और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के लगान के सिद्धांत को हम रिकार्डो का लगान सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में उन्होंने ही लगान का सिद्धांत दिया था। तो इसके बारे में हम आज समझेंगे। और रिकार्डो का लगान सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रसिद्ध एक सिद्धांत है जो कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और ये पूरे नोट्स के साथ बनाया गया है और इसको देखने के बाद आपको किसी प्रकार के नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और वीडियो को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे ध्यानपूर्वक देखें। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो उसको ज़रूर मेरे से पूछेंगे कमेंट में लिख करके। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाला है। वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम लगान के बारे में पढ़ेंगे। लगान या रेंट, इसको इंग्लिश में रेंट कहते हैं, RENT, रेंट के नाम से जानते हैं। लगान बहुत ही कॉमन वर्ड है और हम हर जगह इसको सुनते आए हैं। लगान नाम से एक मूवी भी बनी थी जिसमें आमिर खान अंग्रेजों से लड़ते हैं लगान के लिए, लगान माफ़ करने के लिए। जो पूरा गांव खेती करता था तो खेती पर जो लगान दिया जाता था अंग्रेजों को वो बहुत ज़्यादा था। तो इसके लिए उसको कम करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों से क्रिकेट खेला जाता है और उसमें क्रिकेट में जीत करके उस लगान को माफ़ कराया जाता है, ख़त्म कराया जाता है। तो लगान को हम कई जगहों पे सुनते आए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। इसी को आज इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम समझेंगे कि लगान क्या है और लगान का निर्धारण कैसे होता है और किन साधनों पे हम लगान निर्धारित करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे निर्धारित होता है। इन सब वजहों को हम इसमें समझेंगे। और खासकर लगान का जो सिद्धांत है वो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया। और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में रिकार्डो रिकार्डो का नाम आता है लगान के संबंध में। इन्होंने भूमि के संबंध में दिया था। भूमि भूमि के संबंध में, लैंड लैंड के संबंध में उन्होंने लगान का प्रतिपादन किया था, जिसे रिकार्डो का लगान सिद्धांत कहा जाता है। तो एक तरह से क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ही रिकार्डो के नाम से या रिकार्डो ने ही लगान का प्रतिपादन किया, लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाद में आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी लगान का उपयोग किया, लगान शब्द का। और वो हम आगे देखेंगे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कैसे साधनों के ऊपर लगान का इस्तेमाल किया। तो अभी हम रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे लगान की परिभाषाएं और अर्थ क्या होती हैं, क्या होते हैं, और एजम्पशन, मान्यताएं। लगान दो तरीके का उत्पन्न होता है भूमि पर। एक तो दुर्लभता का लगान, स्कार्सिटी रेंट, और दूसरा भेदात्मक लगान, डिफरेंशियल रेंट। और फिर इनके सिद्धांत की आलोचनाएं हुई, तो उन आलोचनाओं को अंत में देखेंगे। तो ये दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इसमें जरूर देखेंगे, दुर्लभता का लगान और भेदात्मक लगान। ये अनेक एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और BA MA के एग्जाम्स में आते हैं। तो इसको हम आज डिटेल में समझेंगे। तो लगान का अर्थ, सामान्यतः लगान शब्द का उपयोग भूमि के उपयोग के लिए दिए गए प्रतिफल के लिए किया जाता है जो उसका उपयोग करने वाला उस वस्तु के स्वामी को देता है। अर्थशास्त्र में सामान्यतः लगान से अभिप्राय भूमि के प्रयोग से प्राप्त मूल्य से है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने विशिष्टता के आधार पर भूमि की परिभाषा दी है तथा यह प्रतिपादित किया कि उत्पादन के प्रत्येक साधन जो विशिष्ट स्वभाव के हैं तथा जिनकी पूर्ति पूर्ण लोचदार से कम है उन्हें भूमि की श्रेणी में रखेंगे। जिनकी पूर्ति पूर्ण लोचदार से कम है यानी कि अत्यधिक बेलोच है
उन्हें भूमि की श्रेणी में रखेंगे। जिस किसी भी साधन में भूमि का गुण वर्तमान होगा उसे इस गुण के कारण लगान प्राप्त होगा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान वह अतिरेक है जो किसी साधन को वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्री लगान को केवल भूमि तक ही सीमित नहीं रखते हैं बल्कि विस्तृत अर्थों में प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे हम दो आधुनिक अर्थशास्त्री और क्लासिकल अर्थशास्त्री, जब क्लासिकल अर्थशास्त्री की बात करेंगे तो क्लासिकल अर्थशास्त्री में रिकार्डो के द्वारा दिया गया है। रिकार्डो ने भूमि पर लगान का कॉन्सेप्ट दिया। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री और फिर उसके बाद आधुनिक अर्थशास्त्री ने लगान का किस तरह से उपयोग किया, ये हम दो मेन कॉन्सेप्ट इसमें हम देखेंगे। अभी इस वीडियो में क्लासिकल यानी कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक अर्थशास्त्रियों के लगान संबंधी विचारधारा की बात होगी। तो इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि के स्वामी को जो भूमि कोई कृषक उपयोग करता है और उस भूमि का उपयोग के बदले उस भूमि स्वामी को जो प्राप्त होता है आर्थिक लाभ, उसे हम लगान कहते हैं। यानी कि जो भी उसे भूमि के उपयोग के बदले में जो उसे प्राप्त होता है भूमि के मालिक को, वह लगान कहलाता है। ठीक है, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण निकल के आई। एक तो अत्यधिक यानी कि पूर्ति सीमित हो, जो अभी कहा गया कि लोच कम हो, पूर्ण लोचदार से कम हो, यानी कि पूर्ति सीमित हो, पूर्ति सीमित हो। और लगान अतिरेक है साधन को वर्तमान में बनाए रखने के लिए, अतिरेक है। तो ये दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है लगान के लिए। अब रिकार्डो का लगान सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं ये देखते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का लगान सिद्धांत रिकार्डो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिकार्डो ने ही लगान सिद्धांत को दिया था क्लासिकल की ओर से। रिकार्डो कहते हैं कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि के मालिक को भूमि की मौलिक अविनाशी शक्तियों के उपयोग के लिए दिया जाता है। ठीक है, भूमि के मालिक को जो प्राप्त होता है भूमि के उपयोग के बदले, वह लगान कहलाता है या रेंट कहलाता है। उसको उन्होंने रेंट कहा। अब सिद्धांत में आगे बढ़ने से पहले कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को एक एक करके यहाँ ध्यानपूर्वक देख लेते हैं कि मान्यताएं क्या क्या है। तो भूमि की पूर्ति पूर्णतया स्थिर है, पूर्णतया बेलोज कह सकते हैं इसको, बेलोज दार है, बेलोज है किसकी, भूमि की पूर्ति। इन्होंने लगान की बात भूमि से पर ही की कि लगान केवल भूमि को प्राप्त होता है। भूमि के विभिन्न टुकड़े भिन्न भिन्न उर्वरा शक्ति के हैं या भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। ठीक है, दूसरा है भूमि का केवल एक ही प्रयोग संभव है, या तो भूमि पर खेती की जाए या वो बेकार रहे। यानी कि भूमि का केवल उपयोग एक ही होगा और वो होगा खेती, और कोई उसका उपयोग नहीं हो रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं। भूमि के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, अर्थात लगान पर भूमि देने वालों तथा खेती के लिए भूमि को प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यानी कि वो बेकार नहीं रहेगी, भूमि बेकार नहीं रह सकती है क्योंकि इसका उपयोग करने वालों की संख्या बहुत अत्यधिक है, ज्यादा है। उत्पादन में क्रमागत उत्पादन ह्रास में क्रियाशील है। हम जानते हैं कि उत्पादन के 3 नियम क्रियाशील होते हैं, एक उत्पादन वृद्धि नियम, समता नियम, ह्रासमान नियम। तो उत्पादन ह्रासमान नियम अनिवार्य रूप से लागू होता है किसी भी उत्पादन में, तो ये यहाँ भी लागू हो रहा है। तो ये हम मान के चलते हैं कि उत्पादन क्रिया जैसे जैसे हम उत्पादन करते जाते हैं उत्पादन ह्रासमान नियम लागू होता है, अर्थात जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। रिकार्डो के अनुसार 2 प्रकार के लगान उत्पन्न होते हैं, पहला है दुर्लभता का लगान और दूसरा है भेदात्मक लगान। एक एक करके हम देखेंगे दुर्लभता का लगान और भेदात्मक लगान को। सबसे पहले दुर्लभता का लगान देखेंगे, इसको शुरू करते हैं, ध्यानपूर्वक देखना है इसे। दुर्लभता का लगान जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, स्कार्सिटी रेंट, दुर्लभता का लगान। दुर्लभता का मतलब जो दुर्लभ है, जो पर्याप्त मात्रा में, असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो इसमें हम ये जरूर मान के चलते हैं कि जो भूमि है वह सीमित है और भूमि के प्रत्येक टुकड़े पर एक समान
उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, एक समान उत्पादन प्राप्त होता है। मान लो ये टुकड़ा है, ये बी टुकड़ा है, ये सी टुकड़ा है, ये डी टुकड़ा है। तो जितनी क्षमता उत्पादन की ए की है उतनी क्षमता बी की, सी की है, डी की है। सबकी बराबर उत्पादन की क्षमता है। बस ये है कि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा ये है कि अम, लगान तभी उत्पन्न होता है जब कीमत औसत लागत से ऊपर बढ़ जाए, यानी कि मांग इतनी बढ़ जाए, जब भूमि सारा भूमि उपयोग में आ जाए। ये ए बी सी डी यदि भूमि है तो ये सारा भूमि पे सारे सभी प्लॉट्स पे खेती हो रही है और अनाज का उत्पादन हो रहा है। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण इतनी मांग बढ़ जाती है, खाद्यान्न की मांग इतनी बढ़ जाती है कि कीमत ऊपर उठ जाती है। और कीमत ऊपर उठने के कारण कीमत प्राइस ज़्यादा हो जाता है एवरेज कॉस्ट के। ठीक है, प्रति इकाई लागत के, या कह लें कि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है एवरेज कॉस्ट के। पूर्ण प्रतियोगिता में हम जानते हैं कि प्राइस बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू के। तो दोनों को एक स्थान पे हम उपयोग कर सकते हैं, प्राइस के लिए एवरेज रेवेन्यू के लिए। जब इससे ज़्यादा हो जाता है तो एवरेज रेवेन्यू जब ज़्यादा हो जाता है एवरेज कॉस्ट से, तो रेंट होता है। रेंट जितना ज़्यादा होगा उतना वही रेंट कहलाएगा। ठीक है, यदि अदर लैंग्वेज में समझना हो तो यदि एवरेज कॉस्ट 100 रुपये है और प्राइस बढ़ करके 110 हो गया, तो ये जो अंतर है कितना ज़्यादा है, तो 10। तो ये 10 क्या कहलाएगा, रेंट। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी, जब तक भूमि रहेगी तब तक तो कीमत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि खाद्यान्न की मांग बढ़ने पे दूसरा, जैसे हमने यहाँ पे 4 भूमि बनाए थे, ए बी सी मान लो है, ए है, बी है, सी है। तो ए उपयोग हो रहा है, खाद्यान्न की मांग और बढ़ी तो बी भी उपयोग करने लगेंगे खेती के लिए लोग। खाद्यान्न की मांग और बढ़ी तो सी भी उपयोग करने लगेंगे खेती के लिए लोग। यानी कि सारी भूमि उपयोग में जब आ जाएगी, जब तक भूमि बची रहेगी तब तक तो जो एवरेज रेवेन्यू है वो बराबर होगा एवरेज कॉस्ट के। कीमत बढ़ेगी नहीं, एवरेज कॉस्ट के ही बराबर होगी, जितना उसमें लागत लग रहा है उतने की बराबर कीमत प्राप्त होगी। तो कोई लगान उत्पन्न नहीं होगा। जैसे ही सारी भूमि उपयोग में आ जाएगी लेकिन खाद्यान्न की मांग बढ़ना खत्म नहीं होगा, खाद्यान्न और बढ़ती रहेगी, वैसे ही कीमत बढ़ेगी तब। और कीमत जब बढ़ेगी, प्राइस जब बढ़ेगी, तो वह ज़्यादा हो जाएगा एवरेज कॉस्ट से। और जैसे ही ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा होगा वही जो ज़्यादा वाला हिस्सा है वो रेंट होगा। जैसे हमने उदाहरण दिया अभी, 110 हो जाए तो 10 रेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट से जितना ज़्यादा होगा वह रेंट कहलाता जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे समझ लेके चलते हैं। तो इसमें इस दुर्लभता के लगान सिद्धांत में यही एक मुख्य बात है कि भूमि सीमित है। और एक कहानी के माध्यम से उन्होंने समझाया, रिकार्डो ने। रिकार्डो ने ये कहा कि एक कोई गांव है और एक टीले पे बसने आती है। ठीक है, कोई 2-4 फैमिली आते हैं वहाँ बसते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो बसते हैं तो उनको खाने के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो वो खेती शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये मान लो ए प्लॉट है खेती के लिए, खेती शुरू कर देते हैं। अब इस पे और इसका जो इस खेती से जो उत्पादन है वो, इसकी जो कीमत है वो, प्राइस, इस पे जो लगा हुआ कॉस्ट है उसके कॉस्ट के बराबर ही रहता है। तो कोई लगान उत्पन्न नहीं होगा, रेंट उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, लोग उत्पादन करते हैं और खाते हैं, लेकिन जनसंख्या और बढ़ती है, जनसंख्या और बढ़ने लगती है, खाद्यान्न की मांग बढ़ती है। मान लो कि बी भी उपयोग में आ गया, बी भी उपयोग में आ गया, लेकिन तब तक ये प्राइस वही रहेगी एवरेज कॉस्ट की। सी भी उत्पन्न में आ गया, जनसंख्या और बढ़ गई। ठीक है, जनसंख्या और बढ़ गई, सी भी जो एक खाली प्लॉट था यही बचा था अंतिम, सी भी उपयोग में आ गया। प्राइस तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कि भूमि हमारे पास खाली रहेगी। हम जानते हैं ये भी कि सारी भूमि की क्षमता, उत्पादन की क्षमता सबकी एक समान है। अब चूंकि भूमि खत्म हो गई, ये इतनी भूमि थी वहाँ उस टीले पे, सारा भूमि खेती होने लगा, अब कोई बची हुई भूमि नहीं है। लेकिन जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खाद्यान्न की मांग बढ़ती जा रही है, भूमि अब बढ़ेगी नहीं। अब क्या होगा, जब भूमि बढ़ेगी नहीं तो प्राइस राइज करता है। हम जानते हैं अर्थशास्त्र का नियम है, जब किसी वस्तु की सप्लाई, पूर्ति स्थिर हो जाती है और मांग ही मांग केवल बढ़ती है, तो क्या बढ़ता है,
कीमत बढ़ता है। जैसे यदि डिमांड और सप्लाई के माध्यम से समझाया जाए, यदि मान लो ये सप्लाई स्थिर हो गया, ये डिमांड है, कीमत यहाँ स्थिर हो गया। अब सप्लाई तो बढ़ नहीं रही है, मांग बढ़ रही है, तो अब कीमत बढ़ के यहाँ चली जाएगी। ठीक है, ये P था, अब P1 हो जाएगी। तो कीमत बढ़ने के कारण कीमत एवरेज कॉस्ट से, औसत लागत से अधिक हो जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा औसत लागत से। अब लगान उत्पन्न होगा, वही जो अधिक वाला है, जितना अधिक होगा वह लगान कहलाएगा। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट के ऊपर जो भी प्राइस बढ़ेगी वो लगान कहलाएगी। क्यों बढ़ेगी ये हमने बता दिया, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और ये आ, भूमि बची नहीं और खत्म हो गया, और अनाज की मांग बढ़ती गई, जिससे कि कीमत बढ़ने लगी, क्योंकि भूमि खत्म हो गई थी, उत्पादन बंद हो गया था और लगान उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है, यही चीज इसमें जो रिकार्डो ने यही चीज में समझाया है। एक टापू को उदाहरण लिया है और वो उसको इसी माध्यम से समझाया है, जिसमें श्रम पूंजी के रूप में लगी औसत लागत के बराबर उत्पादकों को आय मिल जाए। ठीक है, तो इतनी ही कीमत रहती है जो श्रम पूंजी के रूप में जो लगी हुई हैं, जो लागत आ रहा है उतनी ही कीमत मिल जाती है। लेकिन जब सारा भूमि उपयोग में आ जाता है तब कीमत बढ़ने लगता है, अनाज की मांग बढ़ती जाती है तो कीमत फिर बढ़ने लगता है। अब इस चित्र को ध्यान से देखो, वही जो मैंने अभी बात समझाई वही बात इस चित्र में समझाई जाएगी। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था कि जब हम एक सांस लेते हैं उतने में लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है। हमारे एक सांस लेने में ही, इतने समय में ही लगभग 10 लोग मर जाते हैं पृथ्वी पे। वो अखबार में पढ़ के घर पहुंचा तो अपनी बीवी से बोला कि जानती हो, जब हम सांस लेते हैं तो लगभग 10 लोग मर जाते हैं उतने। उसकी बीवी ने कहा कि तुम सांस लेना बंद क्यों नहीं करते हो, क्यों लोगों को मार रहे हो, सांस लेना बंद करो। तो अब हम इसको इस चित्र में समझेंगे, लगान को जो भी हमने समझाया। ये एवरेज कॉस्ट है, हम जानते हैं कि उत्पादन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, LAC। अब ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ऐसे क्यों होता है, ये सब कॉस्ट को पढ़ना पड़ेगा ये सब जानने के लिए। तो हमारे कॉस्ट वाली वीडियो को पढ़ लेंगे तो ठीक से समझ लेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो LAC के न्यूनतम बिंदु पे उत्पादन होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, हम जानते हैं ई बिंदु पर संतुलन में होगा, उत्पादन होगा OU। ठीक है, कीमत निर्धारित होगा OP, क्योंकि AR MR के बराबर होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल होगा पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक्स एक्सिस के, और LAC वक्र के न्यूनतम बिंदु पे उत्पादन होगा, न्यूनतम बिंदु है E। यहाँ पे कोई लगान उत्पादन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर AR MR के बराबर है, ये AR है MR है और ये बराबर है एवरेज कॉस्ट के। ठीक है, ई बिंदु पर, क्योंकि एवरेज कॉस्ट लगकर यहीं से होता हुआ जा रहा है, तो ई बिंदु पर ये सभी बराबर है, ये सभी बराबर है, और ये भी MC के भी बराबर है, क्योंकि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये जो जा रही है ऊपर, ये भी ई बिंदु से होकर जा रही है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। और यहाँ तक भूमि, समग्र भूमि उपयोग में आ जाती है, कुल उत्पादन OU होता है और कीमत OP पर बेचा जाता है, और प्राइस बराबर होता है प्राइस बराबर होता है एवरेज कॉस्ट के, और लगान होता है 0, रेंट होता है 0। ठीक है, अब क्या होता है, भूमि सारी खत्म हो गई, लेकिन अनाज की मांग की जो जनसंख्या है वो तो बढ़नी ही है, जनसंख्या तो बढ़ती ही जानी है, भारत की जनसंख्या देखो कैसे बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ती ही जानी है, तो अनाज की मांग बढ़ेगी, क्योंकि भोजन प्राइमरी आवश्यकता है, भोजन सबको चाहिए, अनाज की मांग बढ़ने से कीमत बढ़ेगी। ठीक है, कीमत कैसे बढ़ेगी, तो अब माना कि कीमत बढ़ के OB हो गया। ठीक है, OB कीमत हो गया, तो OB कीमत पर जो पूर्ति है वो ON होगा। ठीक है, क्योंकि पूर्ति रेखा भी दिखाती है LMC, MC वक्र क्या दिखाता है, पूर्ति रेखा, पूर्ति। तो OB कीमत बढ़ते बढ़ते OB हो जाएगी, और अनाज का उत्पादन फिर बढ़ करके ON हो जाएगा।
ओएन इसलिए हो जाएगा क्योंकि कीमत बढ़ेगी, लोग ज़्यादा देंगे पैसे, तो गहन खेती के माध्यम से उसी खेती में और गहन खेती होगी तो अनाज का उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा, ओएन तक बढ़ा दिया जाएगा, लाभ कमाने के लिए, लागत कमाने के लिए। तो जब कीमत बढ़ के ओबी हो जाएगी तो उत्पादन भी बढ़ के ओएन हो जाएगा। अब ओएन उत्पादन पर जो एवरेज कॉस्ट है, औसत लागत है, एसी है, वो कहाँ पे जा रहा है? ओएन उत्पादन पे जब हम ये रेखा ले जाएंगे तो देखेंगे कि वो टी पर मिल रहा है, एसी वक्र, ठीक है, ये एसी वक्र जा रहा है, एलएसी वक्र टी बिंदु पे मिल रहा है। तो टी बिंदु पर या ओ एच, ठीक है, या टी एन क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट हो गया। एवरेज कॉस्ट कितना हो गया? टी एन। प्राइस कितना हो गया? प्राइस ज़्यादा हो गया, यानी कि एन एफ हो गया। इस प्रकार से जो रेंट है, रेंट कितना होगा? तो एफ टी रेंट होगा, ये रेंट होगा, या बी एच कह लो, रेंट हो जाएगा। क्योंकि उत्पादन औसत लागत के ऊपर का जो भी हिस्सा होगा वो रेंट कहलाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा प्राइस से जितना ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, वो रेंट कहलाएगा। तो इसमें हम इस प्रकार से रेंट को दिखाया गया है। वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। वीडियो पॉज करके इसको नोट्स के रूप में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें और समझने के लिए ये है कि यदि और कीमत बढ़ जाए, क्योंकि समग्र भूमि का उत्पादन हो रहा है, एलएसी उस भूमि के, उस प्लांट का द्योतक है, शो कर रहा है। तो और यदि इस कीमत, इस पे और यदि कीमत बढ़ जाए और जी पे आ जाए, कीमत बढ़ के ओजी, प्राइस, और जनसंख्या बढ़ती है और अनाज की मांग बढ़ती है, इसके कारण प्राइस बढ़ के ओजी हो जाता है। तो उत्पादन बढ़ करके एमसी वक्र दिखाएगा उत्पादन को। तो जी पर उत्पादन, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो आएगा डी, यानी कि कुल उत्पादन बढ़ के क्या हो जाएगा? ओ डी। आउटपुट बढ़कर क्या हो जाएगा? ओ डी, ठीक है। तो ओडी पर आ जाएंगे और ओडी पे कितना रेंट उत्पादन प्राप्त होगा भूमि मालिक को? तो यहाँ से जब हम एस बिंदु से रेखा खींचेंगे तो देखेंगे एलएसी वक्र को कहाँ पे कट कर रहा है? तो ये टी वन बिंदु पर कट कर रहा है यहाँ पे। तो टी वन बिंदु पर, यानी कि एसी कितना है? डी टी वन। एवरेज कॉस्ट कितना है? डी टी वन, ठीक है। और प्राइस कितना है? प्राइस ज़्यादा है, कितना है? एस डी, एस डी। तो प्राइस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? एस टी वन के बराबर प्राइस ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा? रेंट हो जाएगा। एस टी वन क्या हो जाएगा? रेंट हो जाएगा। ये इतना रेंट हो जाएगा, या यही कह लीजिए जी के रेंट हो जाएगा। टोटल रेंट कितना मिलेगा इस स्थिति में? टोटल रेंट उसको मिलेगा जी के टी वन एस, जी के टी वन एस, ये हुआ टोटल रेंट। और ये जो हमने दिखाया, ये प्रति इकाई रेंट, पर यूनिट रेंट। तो इस तरह से हम इसमें रेंट काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमने पीछे देखा था अभी, जब कीमत थी बी ओ बी कीमत थी, इस पे टोटल रेंट, प्रति इकाई रेंट, तो ये मिला था हमें कितना? तो ये था एफ टी, पर यूनिट रेंट था, पर यूनिट रेंट क्या था? एफ टी था। टोटल रेंट, इसी को हम देख लेंगे, एफ टी एच बी, तो टोटल रेंट एफ टी एच बी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो इस प्रकार से हम टोटल रेंट निकाल सकते हैं। और जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी, भूमि मालिक को अत्यधिक रेंट प्राप्त होगा, अत्यधिक लगान प्राप्त होगा अपनी भूमि पे। क्यों? क्योंकि भूमि सीमित है। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट हम एजम्पशन लेकर चल रहे थे। एक तो भूमि सीमित थी, सीमित भूमि, और दूसरा दूसरा था जनसंख्या बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ है, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और तीसरा था पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पादन हो रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता है। तो इस प्रकार से कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी,
उत्पादक को लगान प्राप्त होता जाएगा। और इसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है जो मैंने समझाया, इसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। तो स्पष्ट है कि भूमि लगान भूमि की पूर्ति की सीमितता का परिणाम है, इसलिए हम इसको सीमितता का लगान भी कहते हैं, दुर्लभता का लगान या सीमितता का लगान भी कहते हैं, क्योंकि भूमि सीमित है। सीमितता का लगान या लगान की सीमितता का सिद्धांत, कुछ भी कर लो। तो यदि कहीं आपको लगान सीमितता लगान का सिद्धांत पूछे तो भी यही आंसर देना है। तो लगान भूमि की पूर्ति की सीमितता का परिणाम है। फलस्वरूप जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाएगा, निष्क्रिय भूमि के अभाव में लगान बढ़ता जाएगा। स्टोनियर और हैग के अनुसार दुर्लभता का लगान आवश्यक रूप से इस बात का परिणाम है कि भूमि की पूर्ति अपरिवर्तनीय है। इसकी पूर्ति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसकी पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए हम इसको सीमित रख करके ही देखते हैं। तो ये था रिकार्डो का दुर्लभता का लगान, और इसे आपने देखा और समझा किस प्रकार से भूमि के ऊपर भूमि दुर्लभ होने के कारण, कृषि योग्य भूमि दुर्लभ होने के कारण किस प्रकार से उस पर लगान उत्पन्न होता है। तो निश्चित रूप से ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको यदि समझ में ना आया हो तो इसे फिर से देख लीजिए, और यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट में लिख। अब सेकेंड हम देखेंगे भेदात्मक लगान या डिफरेंशियल रेंट क्या होता है। डिफरेंशियल रेंट में किस प्रकार से लगान पैदा होता है, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि भूमि कृषि की भूमि सीमित है, स्थिर है, और प्रत्येक भूमि के प्रत्येक टुकड़े में एक समान उत्पादन की क्षमता है। ठीक है, ABCD हमने कहा कि प्रत्येक भूमि के टुकड़े में एक समान उत्पादन की क्षमता है। अब हम यहाँ उसको बदल लेंगे, भेदात्मक लगान में हम बदल लेंगे। हम यहाँ पे यह मान के चल रहे हैं कि अलग अलग भूमि की उत्पादन क्षमता अलग अलग होती है। ऐसा होता भी है वास्तविक जीवन में, हम देखते हैं कि व्यक्ति उस भूमि पे ज़्यादा खेती करना पसंद करता है जिसकी उत्पादकता ज़्यादा होती है, अधिक उर्वरता होती है। किसी भूमि के टुकड़े में कम उर्वरा शक्ति होती है, कम उत्पादक क्षमता उसकी कम होती है, अच्छा उत्पादन ज़्यादा उत्पादन नहीं करता है। और ऐसी भूमि भी होती है जिसमें उसी साधन को लगाने से हमें उत्पादकता ज़्यादा मिलती है। तो हम भेदात्मक लगान में इस बात को देखने वाले हैं। एक लतीफ़ा, एक व्यक्ति तोता खरीदने मार्केट गया, तो उसने बेचने वाले से पूछा कि तोता कैसा है, तोता ठीक है और कितना रेट है। तोता बहुत अच्छा है और तोता बात भी करता है, और तोते का रेट 5,000 है। तो उसने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है। अरे, दुकानदार ने कहा, ज़्यादा कहाँ है, ये तो बहुत अच्छा कीमत है, बहुत कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है, ये तो तोता भी जानता है। लो, मैं तोते से बात करा दे रहा हूँ। उसने तोते से पूछा कि क्यों भाई, कीमत ठीक है या नहीं। तोते ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। आदमी खुश हुआ, उसने कहा कि सही बात है, तोता तो बात भी कर रहा है। उसने खरीद लिया तुरंत और घर पे लाया, और खुशी खुशी उसने तोते से बातचीत शुरू किया घर पे। उसने कहा कि हाँ, घर कैसा है। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा कि अच्छा, मैं खाना क्या खाऊं। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि अच्छा, ये बताओ कि अ, हमारे यहाँ आज मेहमान आए या ना आए। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। उसने कहा 2 + 2 कितना होता है। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। तब उसे थोड़ा सा परेशानी हुई। उसने कहा कि तो लगता है कि इतना ही जानता है, केवल बिल्कुल ठीक है, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, कहाँ से कहाँ लाया। तोते ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से वो परेशान हो गए। तो केवल एक शब्द रटने से नहीं काम चलेगा, सारे चैप्टर को, सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भेदात्मक लगान में भूमि के अलग अलग टुकड़े अलग अलग उत्पादन क्षमता के होते हैं, और इसमें रिकार्डो ने यह कहा कि भूमि असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और जो उपलब्ध है उसके उत्पादन की क्षमता भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा, यहाँ पे लिखा भी है, उन्होंने कहा कि भूमि के
विभिन्न टुकड़ों में भिन्नता पाई जाती है। उर्वरता के कारण भिन्नता अर्थात भूमि के किसी टुकड़े में उत्पादकता अधिक हो सकती है तो किसी में कम। रिकार्डो ने यह प्रतिपादित किया कि इस स्थिति में भी लगान उत्पन्न होगा यदि उत्तम कोटि की भूमि अपरिमित मात्रा में उपलब्ध ना हो। रिकार्डो के अनुसार लगान एक भेदात्मक बचत है। उत्तम तथा खराब भूमि के उत्पादन या आय के अंतर को ही रिकार्डो ने लगान कहा। विशिष्ट भाषा में इसे रिकार्डो ने इस प्रकार व्यक्त किया कि लगान अधिसीमांत सुपर मार्जिनल तथा सीमांत मार्जिनल लैंड के उत्पादनों का अंतर है। अभी हम आगे इसको देखेंगे इसमें क्या अंतर होता है। रिकार्डो का सीमांत भूमि से अभिप्राय भूमि के ऐसे टुकड़े से है जिस पर उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त आय उत्पादन लागत के ठीक ठीक बराबर हो जाता है। तो सीमांत भूमि से अभिप्राय भूमि के ऐसे टुकड़े से जिस पर उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त आय उत्पादन लागत के ठीक ठीक बराबर हो जाता है। अर्थात एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है। प्राइस उतना ही प्राप्त होता है जितना कि उस पर लागत लग रही है। तो इसको उसको हम कहेंगे मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड, ठीक है। और जिस भूमि पे जब एवरेज रेवेन्यू या प्राइस, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में हम पढ़ रहे हैं तो प्राइस ही एवरेज रेवेन्यू होगा, ज़्यादा हो एवरेज कॉस्ट से तो वह भूमि सुपर मार्जिनल सुपर सुपर मार्जिनल लैंड कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार भूमि पर किसी करने वालों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा, कोई अतिरिक्त बचत नहीं होगा। किस पर? मार्जिनल लैंड पर कोई अतिरिक्त बचत नहीं होगा तथा इस पर कोई लगान भी नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो रिकार्डो के इस व्याख्या में भेदात्मक लगान में तीन चीजें स्पष्ट कर लेना जरूरी है। पहला यह है कि भूमि के विभिन्न टुकड़े ए बी सी है ना, मान लें 3 टुकड़ा है तो कोई ए की कोटि उत्तम होगी, बी की थोड़ा कम होगी, सी की थोड़ा कम होगी, उससे भी कम होगी। यानी कि एक अलग अलग भूमि अलग अलग उत्पादन क्षमता के होंगे, ठीक है। कोई भूमि अधिक उत्पादन क्षमता का होगा, कोई कम होगा, कोई और भी कम होगा, ठीक है। तो उन्होंने श्रेणियों में बांट दिया, इसीलिए उनको कहा भेदात्मक लगान। भूमि भूमि में भेद होता है, इसलिए प्रत्येक भूमि में जो लगान उत्पन्न होगा वो भेदात्मक भूमि के कारण ही होगा, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर लगान, जिस भूमि पर एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा एवरेज कॉस्ट के, वह भूमि क्या कहलाएगी? सीमांत भूमि या मार्जिनल मार्जिनल लैंड कहलाएगा और उस पर कोई लगान प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, नो रेंट। तीसरा उन्होंने कहा कि जब ए आर ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट के, यानी कि कीमत एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी, लागत से कीमत ज़्यादा होगी, तो वह कहलाएगा सुपर मार्जिनल लैंड और इस पे रेंट प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी जरूरी है कि भूमि के उत्पादकता में अंतर होगा, भिन्न भिन्न भूमि अलग अलग उत्पादन क्षमता के होंगे, और सीमांत तथा अधिसीमांत भूमि होगा। अधिसीमांत भूमि पर कीमत ज़्यादा होगा उसके लागत से और वही लगान प्राप्त होगा, और सीमांत भूमि पे कीमत बराबर होगा औसत लागत के, तो कोई लगान उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। अब रिकार्डो ने यहाँ भी एक ऐसे टापू की कल्पना की, एक ऐसे गांव की कल्पना की, एक टीले पे कोई गांव बसने आता है और वहां पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करना शुरू करता है, ठीक है। तो खेती जब करना शुरू करता है तो सबसे पहले वो कम उपजाऊ अधिक उपजाऊ वाले अच्छी भूमि को उपयोग में लाना शुरू करेगा। उस कहानी को पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर आपको पूरी वेदात्मक लगान की पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। मान लो कोई गांव है, कोई गांव एक टीले पे बसने आता है, कुछ लोग उसमें आते हैं बसने और वहाँ पे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? खेती करना शुरू करते हैं। एक पहले एक भूमि पर खेती करना शुरू करते हैं। मान लो ये ए भूमि है, ठीक है, ये बी भूमि है और ये सी भूमि है।
तो सबसे पहले अच्छी भूमि पर खेती करना शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ ही लोग हैं तो वो देखते हैं कि कौन सी भूमि अच्छी खेती लायक, उसको वो ढूंढ लेते हैं और उसी पे खेती करना शुरू करते हैं, और उसकी लागत जो होती है वो कम होती है, कहीं यहाँ होगा। ठीक है, ये मान लो एवरेज कॉस्ट है, यहाँ पे लागत है, यहाँ पे कोई रेंट प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आउटपुट वो क्यों होगा, इस भूमि पर कोई लगान प्राप्त नहीं होगा, और ये होगी मार्जिनल भूमि। ठीक है, सीमांत भूमि, मार्जिनल लैंड। ठीक, अब चूंकि जनसंख्या तो वही रहनी नहीं है, जनसंख्या और बढ़ती जाएगी, जनसंख्या और बढ़ेगी तो अनाज की मांग बढ़ेगी, अनाज की जब मांग बढ़ेगी तो वो फिर दूसरे भूमि को उपयोग में लाएंगे, और इस भूमि चूंकि इससे उत्पादकता इसकी कम होती है, इसलिए इसमें जो एवरेज कॉस्ट होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, ये टच होता हुआ यहाँ से जाएगा, इस रेखा से टच होता हुआ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा ये ऊपर होता है। ये आगे हम अभी समझेंगे, केवल यहाँ पे समझने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अब इसको जब उत्पादन करेंगे वो, तो इस पे चूंकि उत्पादन OQ1 हो रहा है, और यहाँ पर प्राइस, इस बिंदु पर, ई बिंदु पर प्राइस बराबर होगा एवरेज कॉस्ट के, यानी कि ये मार्जिनल भूमि होगी, मार्जिनल लैंड। और चूंकि प्राइस बढ़ जाएगी तो प्राइस हो जाएगा यहाँ पे P1, और ऐसी स्थिति में जब P1 हो जाएगा तो इस खेती पर, इस उत्पादन पर लगान उत्पन्न हो जाएगा PP1 के बराबर प्रति इकाई, PP1 के टोटल रेंट ये हो जाएगा, टोटल रेंट। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको यदि हम नाम दे दें यस, तो P1S, और ये SE, तो ये टोटल रेंट प्राप्त होने लगा, और ये हो जाएगा सुपर मार्जिनल लैंड। ये जो मार्जिनल लैंड था वो कन्वर्ट होकर के सुपर मार्जिनल लैंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कीमत है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी। एवरेज कॉस्ट यहाँ है, कीमत OP1 हो गया, एवरेज कॉस्ट ये है, कम है, या OP है, तो इसलिए सुपर मार्जिनल लैंड बन जाएगा ये। ठीक है, और इस पे रेंट शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा रेंट। ठीक है, यहाँ पे अब ये मार्जिनल लैंड हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, मार्जिनल लैंड, क्योंकि इस पर एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज कॉस्ट के, यानी कि जो लागत है उतनी ही कीमत उसे प्राप्त हो रही है। अब ये उत्पादन और इसमें बढ़ जाएगा OQ1। ठीक है, लेकिन अब जनसंख्या तो बढ़ती ही रहनी है, जनसंख्या और बढ़ेगी, समय बीतेगा जनसंख्या और बढ़ेगी। ठीक है, जनसंख्या और बढ़ेगी, तो अब और जो सबसे खराब भूमि थी C, वो भी उपयोग में आएगी, और इसका उत्पादन कहीं यहाँ होगा, और ऊंचे एवरेज कॉस्ट पे होगा, क्योंकि ये इसकी उत्पादकता कम है। उत्पादकता कम होने का मतलब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होना, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगा तो कीमत ज़्यादा डिसाइड होगी, और वही कीमत और ऊपर उठ के चली जाएगी, P2 मान लो। तो ए भूमि पर तो लगान और बढ़ जाएगा, ये लगान, और ये जो क्यू रेखा जा रहा है ये और लगान, अब ये पूरा एरिया लगान हो जाएगा, ये पूरा एरिया, यदि हम इसको नाम दे दें R, तो ये P2REP, ये पूरा एरिया लगान में बदल जाएगा, ये सुपर मार्जिनल लैंड तो हो ही रखा है। साथ ही ये बी प्लॉट भी सुपर मार्जिनल प्रॉफिट हो जाएगा, सुपर मार्जिनल लैंड हो जाएगा, बी प्लॉट भी सुपर मार्जिनल लैंड कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब लगान पैदा होने लगा, क्योंकि कीमत बढ़ करके P2 हो गया यहाँ पे, जो कि यहाँ P1 था, तो अब इतने के बराबर प्रति इकाई लगान शुरू हो गया इस पे भी मिलना, कीमत बढ़ने के कारण, क्योंकि इसकी लागत कम थी, एवरेज कॉस्ट कम था। अब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो गया एवरेज कॉस्ट से, क्योंकि कीमत बढ़ गई है, तो ये टोटल रेंट इसको प्राप्त हो जाएगा, रेंट, ये रेंट हो जाएगा, और ये सुपर मार्जिनल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्जिनल लैंड, सीमांत भूमि, मार्जिनल लैंड, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा एवरेज कॉस्ट से, यानी कि प्राइस कॉस्ट के बराबर होगी, कोई रेंट प्राप्त नहीं होगा ना, नो रेंट। ठीक है, तो ये अंतिम भूमि मार्जिनल लैंड, जो सबसे खराब भूमि थी मार्जिनल लैंड हो जाएगी, और ये सब सुपर मार्जिनल लैंड हो जाएंगे, और इस प्रकार से इस पे
रेंट मिलता जाएगा। यही चीज़ आगे के स्लाइड्स में हम दिखा रहे हैं। यदि स्टोरी को आप समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से आगे का सारा समझ लेंगे। इसे हम जरूर चाहेंगे कि आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो दूसरी श्रेणी भूमि सीमांत भूमि हो जाएगी, भूमि हो जाएगी, प्रथम श्रेणी की भूमि अधिसीमांत भूमि हो जाएगी, ये हमने अभी देखा। लगानहीन भूमि होगी, जो सीमांत भूमि होगी वो नो रेंट लैंड होगा और केवल उत्पादन लागत के बराबर ही आय प्राप्त होगा, यानी कि AR बराबर होगा एवरेज कॉस्ट के। ठीक है, तो इसलिए उसे कोई रेंट प्राप्त नहीं होगा। जो सुपर मार्जिनल लैंड होगा उसी पे रेंट प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ लिखा जा रहा है कि जैसे जैसे वो जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे अ, अगली भूमि पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। फलस्वरूप जो पहली भूमि थी, पिछले की भूमि थी, उस पे लगान उत्पन्न होने लगेगा और वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और रिकार्डो ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया कि जनसंख्या की वृद्धि की ओर प्रत्येक कदम जो किसी देश को निम्न श्रेणी की भूमि को कृषि में लाने के लिए बाध्य करेगा, जिससे उसकी खाद्यान्नों की पूर्ति बढ़ सके, अधिक उपजाऊ भूमि पर मिलने वाले लगान में वृद्धि लाएगा। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो खराब भूमि है, जो उपजाऊ कम उपजाऊ है, उस तरफ लोग बढ़ेंगे, उसको भी उत्पादन में लाना शुरू करेंगे और फलस्वरूप पिछले भूमि पर लगान उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कीमत बढ़ने लगेगी और इसलिए उसे लगान उत्पन्न होने लगेगा। उसी चीज को यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। यदि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पहला जो नंबर 1 भूमि का टुकड़ा है, यह ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए जो उस टीले पे बसने आते हैं लोग, है ना, ये मान लो एक पहाड़ी टीला है, यहाँ लोग बसने आए हैं और वो सबसे जो अच्छा खेत है पहले उसमें खेती करना शुरू करते हैं और वो है नंबर 1 खेत प्लॉट। और इसमें वो उत्पादन करते हैं, ON1 उत्पादन करते हैं। OP कीमत पर बेचा जाता है, क्योंकि OP कीमत लागत के बराबर है, इतना तो उसे मिलना ही चाहिए, नहीं तो उत्पादन करेगा ही नहीं कोई। क्योंकि इतना उसे लागत लग रहा है। AC एवरेज कॉस्ट लागत को बता रहा है ई बिंदु पर। ई बिंदु पर क्या है, एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज कॉस्ट के, और यही कारण है कि ये अभी मार्जिनल या सीमांत भूमि होगी। ठीक है, सीमांत भूमि कहलाएगी। ठीक, अब क्या होता है कि जनसंख्या का पेट ON1 उत्पादन से ही नहीं भर पाता है, क्योंकि 1-2 साल में जनसंख्या और बढ़ जाती है। जनसंख्या और बढ़ने से अब अनाज की मांग बढ़ती है। अनाज की मांग बढ़ने के कारण जो कम उत्पादकता वाली भूमि है, लोग उसको भी, उस पर भी खेती करना शुरू करते हैं। और चूंकि वो कम उत्पादकता है, उस पे लागत ज़्यादा आता है और एवरेज कॉस्ट यहाँ पे पाया जाता है उसका ऊपर को, और कीमत इसलिए P1 निर्धारित होता है। कीमत बढ़ के OP से OP1 हो जाता है और जब तक OP1 नहीं होगा तब तक इस भूमि का उपयोग शुरू भी नहीं होगा। कारण सिर्फ इतना है क्योंकि एवरेज कॉस्ट इसका ऊपर है। यदि कीमत यहाँ रहेगा या जो पिछला कीमत है OP यहाँ रहेगा, तो निश्चित रूप से एवरेज रेवेन्यू कम है एवरेज कॉस्ट से, यानी कि प्राइस कम है, प्राइस कम है एवरेज कॉस्ट से, यानी कि लागत ज़्यादा आ रहा है और कीमत बहुत कम मिल रहा है। इतना नीचे है, लागत इतना ऊपर है, इतना लागत है, कीमत इतना ही मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इस पे खेती नहीं की जाएगी और लोग इस पे उत्पादन नहीं करेंगे। इस पे उत्पादन तभी करते रहेंगे जब तक कि कीमत बढ़ के P1 ना हो जाए, कम से कम इसके लागत को पूरा कर दे। अब ये AC वक्र E1 बिंदु से होकर जा रहा है, जहां पर प्राइस बराबर है एवरेज कॉस्ट के। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा मार्जिनल मार्जिनल लैंड। यहाँ पे अभी नो रेंट लैंड होगा और यहाँ पे चूंकि कीमत OP1 हो गया, तो P1 P के बराबर रेंट उत्पन्न होगा। ठीक है, प्रति इकाई रेंट कितना होगा, प्रति इकाई रेंट होगा P1P इसके बराबर, या TE एक ही बात है, ये बराबर है TE के। और टोटल रेंट कितना होगा, टोटल रेंट होगा P P P P1 TE, ये पूरा
टोटल रेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नो रेंट होगा, मार्जिनल लैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपर मार्जिनल लैंड, अधिसीमांत भूमि। ठीक है, अब इसमें भी उत्पादन होने लगा, उत्पादन O(N)2 हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या तो और बढ़नी है, जनसंख्या बढ़ती ही जानी है, तो अनाज की मांग बढ़ेगी, अनाज की मांग बढ़ेगी तो जो इससे भी कम उपजाऊ भूमि है और भी खत्म भूमि है, उस पे भी लोग उत्पादन करना शुरू करेंगे, लेकिन उसमें उत्पादन तभी करना शुरू करेंगे जब तक कि कीमत इतना न बढ़ जाए, P2 के बराबर बढ़ जाए कि इसकी लागत के बराबर हो जाए। ये एवरेज कॉस्ट कर्व है जो लागत को बताता है, यानी कि P2 के बराबर बढ़ जाए तो E2 बिंदु पर इसको टच करता है, जहां पर प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है, अर्थात एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। तो इस भूमि पर ON3 मात्रा का उत्पादन होगा और ये भूमि कहलाएगी मार्जिनल, क्योंकि मार्जिनल लैंड कहलाएगा, सीमांत भूमि, क्योंकि इस पे नो रेंट लैंड होगा, ये नो रेंट लैंड होगा। लेकिन अब बी, जो ये सेकेंड भूमि थी, यहाँ पे रेंट उत्पन्न हो जाएगा, ये नो हट जाएगा, ये रेंट भूमि हो जाएगा, क्योंकि कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ने के कारण इस पर जो लागत है AC, वो E1N2 है, इतना ही है लागत, और कीमत SN2 मिल रहा है। ठीक है, तो SN2 इज ग्रेटर देन E1N2, अर्थात प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो निश्चित रूप से रेंट पैदा होगा, रेंट कितना पैदा होगा, SE1 या P2P1, P2P1 के बराबर रेंट पैदा होगा। टोटल रेंट कितना होगा, P2P1 E1S1, E1SS है, P2P1 E1S, यानी कि ये हिस्सा, ये टोटल रेंट प्राप्त होगा, टोटल रेंट दूसरी नंबर की भूमि को प्राप्त होगा। तीसरी, पहले वाले पे और रेंट बढ़ जाएगा क्योंकि कीमत P2 तक बढ़ गया। ठीक है, तो इतना प्रति इकाई रेंट हो जाएगा, कितना, P2P, यानी कि टोटल रेंट पहले वाले नंबर की भूमि पर P2PES, इतना टोटल रेंट प्राप्त होगा पहली भूमि पर। तो ये सुपर मार्जिनल लैंड हो जाएगा, ये भी सुपर मार्जिनल लैंड हो जाएगा, और मार्जिनल लैंड रह जाएगा लास्ट वाला, ये तीसरा नंबर का भूमि, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है। बाकी में एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस बराबर ज़्यादा हो जाता है एवरेज कॉस्ट के, और जितना ज़्यादा होता है उतना ही रेंट ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ इसमें इस स्लाइड में समझाया गया है, और इसको आप अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करते जाएंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो मैंने समझाया वही बातें यहाँ पे समझाई गई हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, वीडियो को पॉज करके। अब एक समस्या ये आती है कि जब लोग एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट पे जाते हैं, तो जैसा कि अभी हमने देखा, ये था, तो कीमत इसमें यहाँ थी, इसमें यहाँ थी, और इसमें यहाँ थी, एवरेज कॉस्ट ये था, इसमें यहाँ, इसमें ये था, और इसमें ये था। तो एवरेज कॉस्ट ऊपर होता जा रहा है और हम रेंट यहीं निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एवरेज कॉस्ट जब प्राइस बढ़ रहा है तो इस पे खेती केवल इतनी होगी, यानी कि उत्पादन केवल इतना ही होगा। गहन खेती के माध्यम से, क्योंकि जनसंख्या और बढ़ते जाना है और ये तीसरे नंबर का भूमि भी उपयोग में आ जाएगा, जनसंख्या फिर भी बढ़ेगा, तो प्रत्येक, ये नंबर 1 ये नंबर 2 भूमि है, तो प्रत्येक भूमि पर गहन खेती के माध्यम से भी उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। तो वही चीज इसमें आ, लिखा गया है कि अब तक हम लोगों ने देखा कि जो लगान की जो व्याख्या है वह इस मान्यता पर है कि कृषि में केवल विस्तृत खेती की प्रणाली प्रयोग में आ रही है, और यही कारण है कि अब तक की व्याख्या में हम लोगों ने जो व्याख्या की उसमें मांग की वृद्धि के बावजूद भी कृषक औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर ही उत्पादन कर रहा है, पर यह मानना ठीक नहीं है। सामान्यतया ऐसा देखा जाता है कि विस्तृत तथा गहन खेती इसको कहते हैं गहरी खेती, डीप खेती, यानी कि
डीप खेती या गहन गहन खेती का मतलब ये होता है कि उसी खेत में और अच्छे से अधिक बीज लगाना और अधिक उत्पादन को बढ़ाना, या बहुफसली खेती का उपयोग करना, यानी कि एक खेत में अनेक फसलों को लगाना और छोटे-छोटे समय की फसलों को लगाना और अधिक उत्पादन को प्राप्त करना, उसको हम कहते हैं गहन खेती या गहरी खेती की प्रणालियाँ सब प्रयोग में आती हैं। ऐसी स्थिति में मांग में वृद्धि होने के बाद उत्पादक औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर ही नहीं रुकेगा, बल्कि सीमांत लागत वक्र के सहारे उत्पादन करेगा, क्योंकि औसत लागत वक्र में तो परिवर्तन या विवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति को रेखाचित्र में प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि हमने भूमि की सीमितता की दशा में अभी देखे थे शुरू में, दुर्लभता की लगान में देखे थे कि गहन खेती के माध्यम से उसी प्लॉट पे, उसी खेत के क्षेत्रफल पे उत्पादन को बढ़ाया जा रहा था मार्जिनल कॉस्ट के सहारे। मार्जिनल कॉस्ट सप्लाई को बढ़ाता है, सप्लाई को बताता है। तो जैसे जैसे हम मार्जिनल कॉस्ट के सहारे ऊपर बढ़ते हैं तो उत्पादन बढ़ता जा रहा था। ये मार्जिनल कॉस्ट था और ये आपका एवरेज कॉस्ट था। तो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, प्रत्येक भूमि के प्लॉट पे भी उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं ये आगे हम चित्र में इसमें देख लेते हैं। सेम चित्र को लिया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, ध्यान से देखना है। माना कि ये नंबर 1 प्लॉट है, जनसंख्या कोई एक टापू पे जनसंख्या रहने आती है, अभी हमने जैसा देखा, और वो अपने खाद्यान्न पेट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनाज उत्पादन शुरू करती है। अनाज उत्पादन के लिए वो एक खेत का चुनाव करती है, खेत ऐसा चुनती है जो सर्वाधिक अच्छा हो, अपने आसपास के इलाके में वैसा खेत चुनती है जो सबसे अच्छा हो उत्पादन में, उस पे वो खेती करना प्रारंभ करेगी और उसमें लागत कम आएगा, क्योंकि उत्पादन में वो बहुत अच्छा है तो लागत निश्चित रूप से कम रहेगा। ई पर वो संतुलन में आएगा, उत्पादन होगा ओ एन, ई पर प्राइस बराबर होगा कॉस्ट के या एवरेज कॉस्ट के। यहाँ पे कोई रेंट नहीं होगा, रेंट जीरो होगा। ठीक है, अब चूंकि जनसंख्या और बढ़ती जानी है, केवल ओ एन खाद्यान्न से काम नहीं चलेगा, तो जनसंख्या और बढ़ेगी तो अनाज की मांग भी बढ़ेगी, अनाज की मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, और कीमत जब बढ़ करके OP1 हो जाएगी तभी वो दूसरे नंबर के प्लॉट को पर उत्पादन शुरू करेगी, क्योंकि वहाँ की लागत ही उतनी है। ठीक है, OP1 के बराबर लागत ही है, यानी कि एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट बराबर है प्राइस के। OP1 जब प्राइस हो जाएगा, लेकिन जब OP1 प्राइस होगा तो पहले नंबर की भूमि पर लगान उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले पे जो कॉस्ट है वो OP है या EN है, यही कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट। तो ऐसी स्थिति में लगान उत्पन्न होगा, और लगान कितना होगा उत्पन्न होगा, PP1। ठीक है, तो लगान जब कीमत बढ़ेगा तो लगान उत्पन्न होगा और ये हो जाएगा सुपर मार्जिनल लैंड, SML शॉर्ट में दिखाते हैं, अति सीमांत भूमि। ठीक है, इस पे लगान उत्पन्न हो जाएगा। लगान उत्पन्न होने के कारण इस पे भी उत्पादन होगा। यहाँ तो रेंट नहीं प्राप्त होगा, अभी रेंट यहाँ पे जीरो है, क्योंकि ई बिंदु पर कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट बराबर है प्राइस के। ठीक है, तो नो रेंट होगा यहाँ पे लगान उत्पन्न होगा। लगान उत्पन्न होगा तो इस पे गहन खेती के माध्यम से उत्पादन बढ़ करके ON से ON1 हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा और लगान भी बढ़ेगा। उत्पादन को दिखाने वाला कर्व ये होता है, मार्जिनल कॉस्ट ही सप्लाई को दिखाता है। ठीक है, तो सप्लाई कर्व ये है, और यहाँ पे टी बिंदु पर होगा उत्पादक, और टी बिंदु पर लगान उसको उत्पन्न होगा TD के बराबर। ठीक है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट कितना है, ये TN1 क्या है, प्राइस है, TN1 प्राइस है, और एवरेज कॉस्ट क्या है, तो यहाँ से हम जब T से नीचे रेखा लेंगे तो यहाँ पे हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व ये जा रहा है, तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट इतना है, कितना, तो DN1, DN1 क्या है, एवरेज कॉस्ट है। तो एवरेज कॉस्ट कम है प्राइस से, कितना कम है, इतना कम है, DT के बराबर, DT यही हो जाएगा रेंट। ठीक है, प्रति इकाई रेंट। ठीक है,
पर यूनिट, रेंट पर यूनिट, dt के बराबर पर यूनिट रेंट हो जाएगा। टोटल रेंट कितना हो जाएगा, टोटल रेंट देख लेते हैं, P1TDM, ये टोटल रेंट हो जाएगा इस दशा में, ठीक है। यहाँ पे रेंट 0 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ के नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब वो उत्पादन को और बढ़ाएगा क्योंकि जनसंख्या और बढ़ेगी, जनसंख्या तो बढ़ती जानी है, लोग और अधिक पैदा होंगे और जनसंख्या बढ़ेगी। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो और भी जो भूमि है बचा हुआ, जो कम उत्पादक क्षमता वाला है, जिसकी लागत और ज़्यादा है, E2N3 लागत है, और जब तक कीमत भी इतना ना बढ़ जाए, OP के बराबर, OP2 के बराबर कीमत बढ़ जाएगी, तब उसे उतनी कीमत मिलेगी जहाँ पर प्राइस बराबर होगा एवरेज कॉस्ट के। तो जब प्राइस इतना बढ़ जाएगा तब तीसरा नंबर का प्लॉट भी, भूमि भी खेती के लिए उपयोग में आने लगेगा। तो ये हो जाएगा मार्जिनल लैंड, सीमांत भूमि, ठीक है। इस पे कोई रेंट नहीं प्राप्त होगा, नो रेंट। लेकिन अब 2 नंबर की भूमि पर रेंट प्राप्त होगा। अभी तक इस पे रेंट नहीं था तो ये मार्जिनल लैंड था, अब ये हो जाएगा सुपर मार्जिनल, सुपर मार्जिनल लैंड। ये तो पहले से बन चुका है सुपर मार्जिनल लैंड, जब कीमत शुरू में ही बढ़ा। अब कीमत बढ़ के OP2 आ गया है बढ़ते बढ़ते, तो अब ऐसी दशा में तीसरे नंबर की भूमि का भी उत्पादन शुरू हो जाएगा, क्योंकि खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है, लोग अधिक पैदा हो रहे हैं, लोग, जनसंख्या बढ़ रही है, तो तीसरे नंबर की भूमि पर भी खेती आरंभ हो जाती है। कीमत बढ़ के OP2 हो जाता है। OP2 कीमत बढ़ने की दशा में दूसरे नंबर की भूमि पर भी गहन खेती होती है, और केवल उत्पादन ON नहीं होता है, उत्पादन को बढ़ाकर ON2 तक लाया जाता है। आउटपुट दूसरे नंबर की भूमि पर कितना हो जाएगा, ON2 बढ़कर हो जाएगा H तक बढ़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट सप्लाई को दिखाता है, तो OP2 कीमत पर H पर हम आएंगे, सप्लाई H तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के, और हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के जहाँ बराबर होगा वहीं उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो H पे ऐसी दशा प्राप्त होती है। S से हम सीधी रेखा डालेंगे तो हम देखेंगे कि N2 प्राप्त होगा, और ये टोटल उत्पादन बढ़ करके ON से ON2 हो जाएगा। अब कीमत कितना है, तो HN2 या OP2 दोनों बराबर है, OP2 का हो या HN2 का हो, तो कीमत है HN2 या एवरेज रेवेन्यू है, या यही प्राइस है। जबकि कॉस्ट कितना है, एवरेज कॉस्ट कितना है, तो LN2, क्योंकि रेखा देखेंगे तो यहाँ पे L बिंदु पर कट कर रहा है एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा, LN2, एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा, LN2, ठीक है। और कीमत ज़्यादा है कितने के बराबर, HL के बराबर कीमत ज़्यादा है, क्योंकि कीमत तो इतना ये पूरा है, तो कीमत HL के बराबर ज़्यादा है, यह HL ही रेंट है, HL के बराबर रेंट प्राप्त होगा। टोटल रेंट कितना होगा, तो HLMP2, ये हिस्सा टोटल रेंट के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। टोटल रेंट। नंबर 1 प्लॉट में आते हैं। इसमें ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पहले, सुपर मार्जिनल लैंड पहले ही घोषित हो रखा है। अब चूंकि कीमत बढ़ के OP2 हो गया या KN2, तो जब कीमत बढ़ के OP2 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन कहाँ बढ़ के जाएगा, हम, ये सप्लाई कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है, सप्लाई, ये पूर्ति को दिखाता है, तो उत्पादन बढ़ के P2K तक आ जाएगा, या यहाँ से एक रेखा खींचेंगे हम, N2 मिलेगा, ये टोटल प्रोडक्शन बढ़ के यहाँ हो जाएगा गहन खेती के माध्यम से, क्योंकि उसी पे और उत्पादन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लाभ बढ़ गया है और कीमत बढ़ गया है। तो गहन खेती के माध्यम से उत्पादन को बढ़ा करके आउटपुट बढ़ा करके ON2 तक आ जाएगा, ठीक है। और के बिंदु पर तक उत्पादन इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि के बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू के, तो वहां तक उत्पादन करता है, हम जानते हैं, जहां तक कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। विभिन्न बाजार पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार के जो वीडियो बने उसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ये कीमत हो गया KN2, ठीक है, प्राइस हो गया KN2 या P2O, एक ही बात है। अब
एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट कितना पड़ा है इस पे, तो यहीं से जो रेखा लाए देखेंगे कि जी बिंदु पर एवरेज कॉस्ट मिल जा रहा है हमें, तो जी एन टू एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट कितना है, जी एन टू, और कीमत कितना है, के एन टू, यानी कि कीमत ज्यादा है जी एन टू से, कितना ज्यादा है, के जी के बराबर ज्यादा है। तो के जी क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, के जी रेंट हो जाएगा। और टोटल रेंट कितना हो जाएगा, ये के जी आर पी टू, के जी आर पी टू, ये टोटल रेंट हो जाएगा पी टू की दशा में। ठीक है, तो इस प्रकार से गहन खेती के माध्यम से जो रेंट का कैलकुलेशन है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसकी व्याख्या इसमें दिया गया है। चूंकि तीसरे नंबर प्लॉट में कोई लगान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि कीमत ओपी टू पर ही स्थिर है, और ओपी टू पर एवरेज कॉस्ट बराबर है एवरेज रेवेन्यू के, जो कि प्राइस के बराबर है। ठीक है, और यही बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, यही बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के। इसलिए इसके ऊपर उत्पादन, इसके आगे उत्पादन नहीं ले जाएगा। और यहाँ पे रेंट, ये नो रेंट लैंड होगा ये, यानी कि मार्जिनल सीमांत लैंड होगा, मार्जिन भूमि होगा, सीमांत भूमि होगा। इस पे कोई लगान उत्पन्न नहीं होगा। लगान केवल दूसरे नंबर पे और पहले नंबर के भूमि पे उत्पन्न होगा। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, इसको चाहे तो आप अपने नोट कर सकते हैं नोटबुक में। अब इनके सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की गई हैं, तो अंत में उसको भी देख लेते हैं एक एक करके। सिद्धांत की आलोचना ये की गई है कि पूर्ण प्रतियोगिता तथा दीर्घकाल की मान्यता अव्यवहारिक है। क्योंकि अ, जो रिकार्डो हैं उन्होंने ये माना कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा विद्यमान है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, और हम जानते हैं कि व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। तो ये मान्यता अपने आप में एक गलत है। और दीर्घकाल में क्योंकि आ, हर वस्तु की कीमत उसके लागत के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अल्पकाल में हो सकता है कि प्राइस कम हो जाए एवरेज कॉस्ट के, लेकिन दीर्घकाल में प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर ही होगी, एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी प्राइस। ठीक है, तो दीर्घकाल की मान्यता लेकर चलते हैं रिकार्डो। तो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि किन्स ने भी कहा कि हम शॉर्ट रन में जीते हैं, दीर्घकाल में नहीं जीते हैं, दीर्घकाल में हम सभी लोग मर जाते हैं। तो ये दो मान्यताएं गलत है। लगाने व मूल्य के पारस्परिक संबंध का विचार, रिकार्डो के अनुसार उत्पादन लागत में लगान का अंश नहीं होता है। इस प्रकार लगान मूल्य को निर्धारित नहीं करता है, मूल्य द्वारा लगान अवश्य प्रभावित होता है। आलोचकों का यह कहना है कि सीमांत भूमि की कल्पना ही बेकार है, क्योंकि लगान उत्पादन लागत में सम्मिलित होता है और वह मूल्य को प्रभावित करता है। इस प्रकार लगान मूल्य का आवश्यक अंग हुआ। तो रिकार्डो यह मान के चलते हैं कि लगान उत्पादन लागत में नहीं होता है, उत्पादन लागत का अंश नहीं होता है। लगान मूल्य को निर्धारित नहीं करता है, मूल्य द्वारा लगान अवश्य प्रभावित होता है। लेकिन इस बात को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि लगान मूल्य में अवश्य रूप से अंतर्निहित होता है। अत्यंत संकुचित सिद्धांत है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि लगान केवल भूमि की विशेषता नहीं है, उत्पत्ति के प्रत्येक साधन पर लगान प्राप्त हो सकता है, यदि उसकी पूर्ति पूर्ण रोजगार से कम है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान का कारण भूमि की उर्वरता की भिन्नता नहीं, बल्कि भूमि की मात्रा का सीमित होने का परिणाम है, उर्वरता की भिन्नता का परिणाम नहीं है। और ये सही भी है। और जो इन्होंने कहा कि हर साधन को लगान प्राप्त हो सकता है, उत्पादन के हर साधन को, चाहे लेबर हो चाहे कैपिटल हो, तो सबको लगान प्राप्त होता है। क्योंकि हमने देखा कि जो प्राइस एवरेज कॉस्ट के जो ऊपर का हिस्सा है वही रेंट काउंट हो रहा है। तो इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ऐसा हर साधन के मामले में हो सकता है, और हर साधन को लगान इस हिसाब से प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा लगान के पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं थी। आधुनिक साधनों का मत है कि भूमि कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो इसे अन्य साधनों से अलग कर दे, इसलिए लगान निर्धारण के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि लगान का सिद्धांत सभी साधनों के लिए आ, आ, उपयुक्त है, यह केवल भूमि के लिए देना कोई जरूरी नहीं था। निराशावादी दृष्टिकोण से अधिक प्रभावित रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या के माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत तथा क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम संबंधी निराशावादी विचारधारा निहित है।
पर आजकल दोनों सिद्धांत स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तो ये आलोचनाएँ हैं रिकार्डो के सिद्धांत की, 5 आलोचनाएँ हैं और जिसके आधार पे उनके सिद्धांत की आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी जो उनका सिद्धांत दिया गया लगान का सिद्धांत, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था। इसके अलावा लगान का आधुनिक सिद्धांत जो बाद के अर्थशास्त्री आए, रिकार्डो के बाद आधुनिक अर्थशास्त्री आए, उन्होंने इनकी आलोचना की और उन्होंने किस प्रकार से लगान को परिभाषित किया और लगान के सिद्धांत को किस प्रकार से दिया, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।